साथियों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। तो आइए साथियों, आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं धातु रूप प्रकरण के कुछ टिप्स को। कुछ नियम हैं जिस नियम को जानने के बाद हम धातु रूप कैसे चलते हैं और उसके क्या क्या नियम हैं, उन सभी को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने धातु रूप प्रकरण का एक विस्तृत वीडियो हमने डाला हुआ है। उसे आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उसे सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे धातु रूप प्रकरण के कुछ टिप्स को। तो ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है साथियों। जैसा कि ये पहला पॉइंट है, एक धातु के अनेकार्थ हो सकते हैं, यथा नम इत्यादि होते हैं। नम माने झुकना होता है, नम माने नमस्ते करना होता है। तो इस तरह से इसके कई अर्थ निकलते हैं। कुछ धातुओं में प्रत्यय के साथ जुड़ने पर ई का प्रयोग आगम हो जाता है। वो आप हमारे पहले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। लिट लकार में मूल धातु का रूप प्रायः लट लकार से अलग हो जाता है, तथा यदि लट लकार आदि में ही रूप बदल जाए तो लिट लकार में मूल धातु जैसा रूप रहता है। यथा पा धातु जो होता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, ऐसा लिट लकार में बनता है। और लट लकार के प्रयोग अगर हम करें तो पिबती, पिबतः, पिबन्ति बनता है। तो इस तरह से लिट लकार में इसका रूप बदल गया है। अब आइए आगे हम देखते हैं साथियों, एक ही अर्थ के लिए भी अनेक धातु हो सकते हैं। यथा खेलना के लिए क्रीड, खेल इत्यादि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन के तीनों धातु रूपों में ह्रस्व ई की मात्रा लगती है। लट लकार में एक वचन के तीनों धातु रूपों में ह्रस्व स्वर ई की मात्रा लगती है। ध्यान रखें कि शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। धातुओं के रूप 10 लकारों में चलते हैं, जिनमें से प्रमुख 5 लकार ही पाठ्यक्रम में होते हैं। सभी धातु रूपों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान रूप से किया जाता है। तो इस तरह साथियों, हमने कुछ ध्यातव्यम के अंतर्गत में कुछ टिप्स हमने देखे। यहाँ पर स्मरणीय बिंदु के अंतर्गत हम कुछ और नियमों को हम संस्कृत के जानेंगे साथियों। इन छोटे छोटे नियमों को जानना अति आवश्यक है, तभी हम संस्कृत के व्याकरण को और क्रिया रूपों को, धातु रूपों को हम समझ पाएंगे। तो आइए एक एक करके हम इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या नियम हमको और स्मरण करना चाहिए। स्मरणीय बिंदु के अंतर्गत में देखते हैं। ये पहले में दिया हुआ है साथियों, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दूसरे में दिया मूल धातु में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया रूप बनते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। तीसरे में दिया लकार 10 होते हैं पर प्रमुख 5 ही पाठ्यक्रम में प्रयोग किए जाते हैं। चौथे में दिया लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये भी स्मरणीय बिंदु है साथियों। संस्कृत के सभी धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। ये पिछले वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया हुआ है साथियों। उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक गण के सभी रूपों में विशेष समानता होती है। धातुओं के रूप 2 पदों में चलते हैं, पहला परस्मय पद और दूसरा आत्मनेय पद। धातुएं उभयपदी होती हैं, इसे भी हमने पहले वीडियो में विस्तार रूप से बताया है। प्रत्येक पद की धातु में 9 प्रत्यय लग कर
तीनों पुरुषों में तीनों वचनों के 9 पद बनते हैं। ये स्मरणीय बिंदु है साथियों। सप्तमी कक्षा में परस्मैपदी पदी के रूपों को ही पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो इस तरह से कुछ और स्मरणीय बिंदु हमको देखने को मिल रहे हैं। कुछ धातुओं के लट लकार मूल धातु के अनुसार तथा कुछ धातुओं के लट लकार में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे गम, गम का गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बनता है। गम गच्छ ये 2 प्रकार के धातु होते हैं। जैसे दृश्य का पश्य होता है तो पश्यति बनता है। इन्हें अलग से स्मरण कर लेना चाहिए। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं साथियों, देखिए, प्रथम पुरुष के साथ अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष के साथ श्रोता तथा उत्तम पुरुष के साथ वक्ता का प्रयोग किया जाता है। ये भी स्मरणीय बिंदु है साथियों। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन तथा बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन के क्रियापद का ही प्रयोग किया जा सकता है। ये एक विशेष नियम है हमारे संस्कृत व्याकरण के स्मरणीय बिंदु के अंतर्गत। अंत में देखिए, कहा जा रहा है संस्कृत के सभी शब्द किसी न किसी धातु से ही बने होते हैं। अतएव हरेक शब्द में भी कोई न कोई मूल धातु होता है। यथा रथ शब्द में गति अर्थक र धातु होता है। इस तरह के और भी धातु होते हैं। इस तरह के और भी धातु होते हैं, तो उसे हमें इन स्मरणीय बिंदु को हमें ध्यान रखना है साथियों। तो इस तरह से ये स्मरणीय बिंदु और ध्यातव्यम के अंतर्गत हमने कुछ टिप्स आज संस्कृत के विषय में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है साथियों। आशा है आपको ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जब हम संस्कृत सीखना चाहते हैं या संस्कृत का प्रयोग करना चाहते हैं। तो साथियों, आशा है इस वीडियो से आपको संस्कृत के कुछ नियमों को सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश की है कि ये आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो साथियों, इस तरह ये कुछ स्मरणीय बिंदु आपके सामने था। आशा है आपको इससे शिक्षा मिली होगी। धन्यवाद।